Good morning students. Today we will continue with the chapter chemical equations and reactions. कल अपने ने पढ़ा था how to make equations more informative और उसके बाद अपने ने एक टॉपिक एक बैलेंस करना आपको केमिकल इक्वेशंस सिखाया था। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस के टाइप। अपने सिलेबस के अंदर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी 5 टाइप्स हैं इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस के टाइप के। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नाम से पता लगता है कंबाइन होना। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? सिंगल होता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट वन एलिमेंट प्लस वन क्या हो सकता है? कंपाउंड भी। वन एलिमेंट प्लस वन क्या हो सकता है? कंपाउंड भी हो सकता है। यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन होने के अंदर दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक क्या हो सकता है? कंपाउंड हो सकता है। जैसे दो एलिमेंट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों एलिमेंट है, जुड़ते हैं वाटर, C प्लस O2 जुड़के बनाता है CO2, N2 प्लस O2 स्टूडेंट मैंने बैलेंस करके नहीं लिखा, लेकिन आपको क्या करना है? अब तो मैंने कर दिया बैलेंस वैसे, लेकिन अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो आपको हमेशा इक्वेशन कैसे लिखनी है? बैलेंस लिखनी है। अब टू कंपाउंड्स के अंदर जैसे NH3 अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक साल्ट है ये। उसके बाद है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। चूल्हे के अंदर में पानी को डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या हो गया? दोनों कंपाउंड थे, दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक मतलब प्रोडक्ट है, वो कंपाउंड के रूप में बनता है। प्रोडक्ट तो वैसे ही कंपाउंड के रूप में यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे दोनों क्या करते थे? कंपाउंड रिएक्ट कर रहे थे। एक है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक कंपाउंड हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो कंपाउंड हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो दोनों रिएक्टेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। तो पहली होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब था जुड़ना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? सिंगल ही होता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट है वो ब्रेकडाउन होता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। एक रिएक्टेंट है, जैसे उसके अंदर दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ एक होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा होते हैं। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एक सिंगल रिएक्टेंट है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट अंदर टूट जाता है, इसको अपने क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए एक शर्त होती है, वो कंडीशन क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है, कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप नहीं टूटती, उसको हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कितनी तरह की होगी? 3 तरह की, हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? जरूरत होती है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पेपर के अंदर आती है। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एग्जांपल, या मतलब इसके जितने भी टाइप्स होते हैं हमको अपने को क्या करना होता है? एक एक एग्जांपल है। 3 नंबर के अंदर यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर शायद में भी पहले तो 3 नंबर का ही था, तो सिर्फ यही क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाता है कि एक ही क्वेश्चन आना होता है। अब है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेकडाउन होता है, तो उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हीट की हेल्प से डीकंपोजिशन होता है तब इसको अपने बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन
रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है, अपने ने कैल्शियम कार्बोनेट वाला बहुत बार पिछले साल पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट को अपने हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम क्लोराइड है, अगर अपने इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस है वो बनती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? हीट की वजह से टूट रहा है, तो ये क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर वाटर है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण से। ऊपर लिखोगे आप किसके कारण से हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने डेल्टा का साइन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण से होता है, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाती है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, अपने घरों में अपने कॉमन साल्ट यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर उसको भी ब्रेकडाउन करना चाहें तो ब्रेकडाउन हो जाता है Na प्लस क्या बन जाता है? Cl2 बन जाता है। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है तो इसको अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और तीसरा है, अगर लाइट की हेल्प से होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी हेल्प से होता है? लाइट की हेल्प से होता है, तो इसको अपने बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। इनके अंदर से अगर लाइट पास की जाती है तो ये सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस या सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमीन के अंदर टूट जाता है। तो ब्रोमीन को अपने किससे लिखते हैं? गैसेस सभी को अपने डायरेक्ट मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के। इस तरह से क्या होता है? लाइट के हेल्प से अपने क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। यानी वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट है हीट लाइन या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। अगर हीट की लाइट हेल्प से होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट की हेल्प से होता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और जो ये मैंने लाइट वाला बताया इसका यूज है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट्स बनाने के अंदर किया जाता है। अगर अपने सिल्वर क्लोराइड है, एक सिल्वर ग्रे कलर का होता है, अगर अपने इसको उठा के धूप में रख दे तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका यूज है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट्स बनाने के अंदर किया जाता है। तुम लोगों को याद को पता है कि जैसे अपने कई बार कई मूवीज देखते हैं जिसके अंदर मतलब कई जैसे जासूसी वगैरह का काम करते हैं, तो जासूसी का काम करते हैं तो वो कहीं से पिक्स खींच के लेके आते हैं, तो उसके बाद वो मतलब उनकी एक लैब दिखा रखी होती है, उस लैब के अंदर वो क्या कर लेते हैं? जैसे अगर अपने मोबाइल में अपने ने फोटो खींची है तो अगर आपके मोबाइल में फोटोज है तो मोबाइल के अंदर तो सिंपल फोटोज ही होती हैं। अगर अपने इन फोटोज को मतलब अगर मान लो अपने इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, अगर अपने घर में प्रिंटर से निकालते हैं, कलर प्रिंटर से निकालते हैं तो वो फोटो अच्छी नहीं आती, लेकिन अपने क्या करते हैं? इसको फोटो स्टूडियो वाले को देख के आते हैं, तो फोटो स्टूडियो वाला क्या करता है कि इसकी जो पिक्चर निकालता है वो बड़े अच्छे पेपर पे निकालता है, उसकी क्वालिटी भी क्या होती है? बड़ी अच्छी होती है। आजकल तो अपने मोबाइल में खींचते हैं, पुराने टाइम में तुम्हें पता हो तो एक कैमरा आता था जिसके अंदर एक रील डलती थी, रील के अंदर 25 से 26 पिक्चर्स होती थी, तो 25-26 पिक्चर्स होती थी, उन पिक्चर्स को खींच के क्लिक करके वो वैसे नहीं होता था, उसका नेगेटिव शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, तो एक ब्लैक से करके एक लंबी सी रील होती थी और उसके ऊपर नेगेटिव्स होते थे उस फोटो के प्रिंट आउट। और उसके बाद उसको क्या करते थे, तुम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में गौर किया है तो वो लैब के अंदर क्या कहते हैं, वहाँ पर जो फोटो है उसको डेवलप करके उसके प्रिंट निकाले हुए होते हैं, तो उसी को फोटो को डेवलप करने में जैसे अगर अपने कैमरे में फोटो खींची तो अगर अपने इसको सिंपल प्रिंटर से निकालते हैं अपने घरों में तो वो पिक्चर अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर अपने इसको फोटो स्टूडियो वाले को दे के आते हैं तो फोटो स्टूडियो वाला क्या करता है? इसको लैब के अंदर डेवलप करके देता है तुम्हें पिक्चर, तो उसके अंदर किसका यूज किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म के नाम से जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम में लिया जाता है। ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब अपने थर्ड केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, दो पढ़ ली, एक पढ़ी प्रोपिगेशन रिएक्शन और एक पढ़ी अपने लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता लगता है डिस्प्लेस करना, किसी ना किसी को डिस्प्लेस करना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को
उसके कंपाउंड में से हटाकर खुद उसकी जगह जुड़ जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो जैसे अगर क्लास में, अगर आपकी क्लास में कोई बहुत ज़्यादा मोटा बच्चा है और एक बड़ा पतला दुबला है, तो जो पतला मोटा बच्चा है वो तो पतले दुबले की क्या करेगा, पतले दुबले को धक्का देकर उसको दूसरी जगह पे बैठ सकता है, लेकिन जो बेचारा पतला दुबला है वो मोटे को धक्का देकर उसकी जगह नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से हटाकर खुद क्या हो जाता है, उसकी जगह जुड़ जाता है। इसके लिए आपको थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोडियम पोटेशियम, ऊपर से पोटेशियम सोडियम से स्टार्ट होकर नीचे क्या कहते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम से स्टार्ट होकर नीचे कहाँ तक है, प्लेटिनम तक है, बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है। जब आप एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मेटल्स हैं, कौन सी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं और कौन सी और डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए अगर आपके पास एस चार्ट है तो एस चार्ट का तो शायद पेज नंबर 119 है, अगर नहीं है एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक के अंदर थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे रखी है। तो जैसे इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे अपने पास है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को अगर अपने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मैंने छोटी क्लास में पढ़ा है, जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये क्या करती है जिंक सल्फेट प्लस क्या बना लेती है, कॉपर है वो बना लेती है। आयरन सल्फेट है, इसको अगर अपने जिंक से करवाते हैं तो जिंक क्या आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये क्या बना लेती है जिंक सल्फेट प्लस क्या बना लेती है आयरन है वो बना लेती है। लेकिन अगर अपने FeSO4 या ZnSO4 लेते हैं और इसको अपने कॉपर से रिएक्ट करवाते हैं तो नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर क्या होती है इन दोनों से, आयरन से जिंक दोनों से क्या होती है लेस रिएक्टिव होती है। तो यानी एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर सकती है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटाकर खुद उसकी जगह वो ले सकती है। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अभी होगी, उसके अंदर कभी कभी कुछ मतलब डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड है और एक क्या एलिमेंट है, ठीक है ना, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंपाउंड के अंदर से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर खुद क्या होता है उसकी जगह ले लेता है। अब फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो क्या था, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों आयंस का एक्सचेंज करते हैं। तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, लगभग कंपाउंड ऐसे बने होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड है आपस में रिएक्ट करते हैं, आयंस का एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये कंपाउंड है। अब क्या होता है कि Na इसके पीछे वाले SO4 के साथ H और Cl यानी इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला जुड़ जाता है। हमेशा यही होता है कि आगे वाली मेटल होती है और पीछे वाली क्या होती है नॉन मेटल, यानी आगे वाला पॉजिटिव आयन पीछे वाला नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ता नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ अगर जुड़ भी जाता है तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनता, कोवेलेंट बनता है। वैसे भी अगर नेगेटिव नेगेटिव जुड़ भी जाते हैं आपस में तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं जुड़ते थे, तो इस कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि एक कंपाउंड का आगे वाला और दूसरे कंपाउंड का क्या होता है पीछे वाला आपस में क्या होता है जुड़ जाते हैं। Na और SO4 जुड़ता है तो Na2SO4 बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फर की क्या होती है -2 होती है, तो क्या हो जाता है Na2SO4 बन जाता है, प्लस क्या बन जाती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, तो क्या हो जाएगा AgCl के साथ जुड़कर AgCl बनाएगा और NaNO3 के साथ जुड़कर क्या बनता है NaNO3 बना लेता है। यानी जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं और दो नए कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसको अपने क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको पता लग गया ना कि एक डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है कि दोनों ही क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो दोनों ही कंपाउंड होते हैं और दोनों आयंस का एक्सचेंज कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है और एक क्या होता है एलिमेंट होता है। वो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन के अंदर से हटा सकता है। ऐसा नहीं है
कि अगर कोई कम रिएक्टिव मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन के अंदर से हटा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये तो होगी अपनी 4 आपको बता दी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट चलती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, इसकी 6 डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो नेचुरल सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड है ऑक्सीजन कैसे होती है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 2 6। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसलिए क्या बनाता है, माइनस। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, फिर कैसा एलिमेंट होता है, नेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए अपने इसको ये भी लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, तो नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा, रिमूवल होगा। होगा या नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब है जो भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो इन करती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। तो अपने यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, इसको अपने लिख सकते हैं नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती ही नहीं है, तब अपने को अगर पता लगाना हो कि भाई किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तब ये तरीका होता है। एडिशन ऑफ नॉन मेटल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मेटल। अगर नॉन मेटल रिमूव होगी तो एडिशन ऐड होगी नॉन मेटल, तो नेचुरल सी बात है कि नॉन मेटल क्या होगी, रिमूव होगी। और यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ मेटल। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी 6 डेफिनेशंस बनती है जो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ सिमुलेटेनियसली, those reaction in which all the oxidation reactions in these reactions oxidation and reduction reaction always take place simultaneously। यानी हमेशा क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, हमेशा एक साथ होती है। इसको टुगेदर नहीं लिखेंगे, अपने इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सिमुलेटेनियसली वर्ड है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यानी हर रिएक्शन जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो दोनों एक साथ चलती हैं, इसलिए इसको अपने दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जो रेड वर्ड है वो अपने रिडक्शन से लिया और जो ऑक्स वर्ड है वो मैंने कहाँ से लिया, ऑक्सीडेशन से लिया। तो इस तरह से ये होगी रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसके अंदर 4 चीजें पूछी जाती हैं, पूछा जाता है कि इनका क्या हो रहा है। जैसे इसके अंदर दे दिया CuO प्लस H2 बनता है Cu प्लस H2, रिएक्शन दे दी। इसमें पूछेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी कौन सा सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज हो रहा है। सब्सटेंस रेड्यूस्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस है रेड्यूस्ड हो रहा है। थर्ड पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। और फोर्थ पूछते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो याद रखना है इन चारों का आंसर सिर्फ रिएक्टेड होते हैं, देखना प्रोडक्ट वाली साइड पे है, लेकिन इन चारों के आंसर है वो यही दोनों होते हैं। तो अपने को अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रेड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट 4 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो अपने को यहीं पर ऐड करना होता है। देखो कॉपर ऑक्साइड के अंदर से कॉपर निकल गया, जिसके अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यानी जिससे ऑक्सीजन जुड़े, जिससे ऑक्सीजन जुड़े। अब ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है? H2 से जुड़ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो गया? हाइड्रोजन। फिर है सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड यानी जिससे ऑक्सीजन निकले। अब ऑक्सीजन किससे निकल रही है? जिसके पास ऑक्सीजन होगी तो CuO। फिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन दे या जो हाइड्रोजन निकाले, दोनों ही हो सकता है। तो जो ऑक्सीजन दे, अब जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पर किसके पास ऑक्सीजन है? CuO के पास है, तो यहाँ पर CuO हो गई। CuO क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब है रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीजन निकाले या जो हाइड्रोजन दे, उनको अपने क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन निकालने में हेल्प कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इस तरह से क्या होती है? ये कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या पूछा जाता है? इस तरह से ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब है लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। और ये भी कौन से हैं? बैड इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। आपको पता है कि अगर मेटल्स हैं धीरे धीरे द हीटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, केमिकल एटसेट्रा इज नोन एज कोरोजन। यानी अगर मेटल्स हैं धीरे धीरे एसिड, मेटल, एसिड है, बेस है, फिर एयर है, मॉइस्चर है, उसके अटैक के कारण से धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तब उसको अपने क्या बोलते हैं कि मेटल्स कैसे हो गया? कोरोड हो गई है, जंग लगी है। और अगर लोहे के ऊपर जंग लगती है तब उसको अपने क्या बोलते हैं? रस्टिंग के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयरन है उसके ऊपर रस्टिंग करने के लिए ऑक्सीजन प्लस क्या चाहिए होता है? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर चाहिए होता है। वाटर क्या रिएक्ट करा करते हैं, तो इसका मतलब होता है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जितने मर्जी हो सकते हैं। तो अपने पास क्या बनता था? Fe3O4.H2O। इसको बोलते थे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको अपने रस्ट के नाम से जानते हैं। रस्टिंग को बचाने के प्रोसेस भी है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, वो अपने कहाँ पे पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर मेटल्स के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स अपने चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, उसको अगर अपने खोल लेते हैं तो एक आज खोल लिया, उसको तुमने थोड़ा बहुत तो खा लिया, लेकिन उसके बाद अगर तुम उसको खाते नहीं हो, उसको अपने 3-4 दिन के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद, अब ये मत कहना कि मैडम सिल जाते हैं, सिलने का मतलब नहीं है, 3-4 दिन के बाद क्या होता है कि उसकी स्मेल भी हल्की सी चेंज हो जाती है और टेस्ट में अच्छे भी नहीं लगते। और अगर अपने मान लो कोई भी जैसे मठलियाँ वगैरह लेके आते हैं, मटर वगैरह लेके आते हैं, कोई भी तली हुई चीज़ लेके आते हैं, उसको अपने 2-4 दिन तो अपने को अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसका टेस्ट अच्छा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि जो फूड स्पेशली फैट और ऑयल के बने होते हैं उनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड which is made up of specially oils and fats gives unpleasant smell and unpleasant taste is known as acidity। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर फैट्स और ऑयल्स वाले फूड का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आने शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो फूड को रेंसिडिटी से बचाना है तो सबसे पहले तो इसको अपने इसके अंदर अपने क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। एंटी का मतलब दुश्मन, जो ऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेशन का क्या होता है? दुश्मन होता है। तो इसके लिए 2 केमिकल हैं, BHA और BHA। BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और इसका मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। दूसरा फ्रिज में रख देते हैं, आपको पता है आप खाना अपना सब्जी वगैरह तो ऑयल वगैरह में बनती है, ऑयल और घी में कोई फैट्स और ऑयल वाला खाना हो गया, उसको अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं। एयरटाइट मठलियाँ वगैरह लेके आते हैं, एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं, लाइट से अवे रखते हैं इसको हमेशा, क्योंकि लाइट के कारण से भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग चिप्स लेके आते हो तो चिप्स का पैकेट खोलते हो तो चिप्स के पैकेट में थोड़ी सी चिप्स होती है, बाकी सारी की सारी क्या होती है? एयर फिल होती है। एयर के अंदर कौन सी गैस फिल होती है? उसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस फिल होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है? इनर्ट गैस की तरह काम करती है, नोबल गैस की तरह काम करती है, किसी के साथ
से नाइट्रोजन गैस से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में भी कल आपको मैग्नेटिक की भेजी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मैं बाद में करवा देती हूँ, दोनों की है। तो मैग्नेटिक वाली वीडियो वो है कुलवंत सर आपको भेजेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स के टीचर है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। तो कल वाली वीडियो में भी किसकी होगी, कुलवंत सर की होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।